नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और हमेशा की तरह यह वक्त हो चला है जनादेश 2014 का। हम अपने दर्शकों को बता दें कि वोटिंग में अब कुछ ही दिन बाकी है। आपका फैसला 15 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा और 19 तारीख को हमारे प्रदेश का जनादेश सबके सामने होगा। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा उससे पहले आपकी राय समझने की कोशिश कर रही है और इसीलिए आपसे एक सवाल पूछ रही है। आज की तारीख में हमारे प्रदेश के सियासी भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है ये कि इस बार हमारे प्रदेश में यानी हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनेगी। अगर आपका जवाब है कांग्रेस पार्टी तो ITV लिखें, स्पेस दें और कांग्रेस के लिए CONG लिखकर हमें SMS करें। अगर आपको लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बन सकती है तो ITV लिखें, स्पेस दें और INLD लिखकर हमें SMS कर दें। अगर आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है तो ITV लिखें, स्पेस दें और बीजेपी लिख दें। अगर आपको लगता है कि प्रदेश में हज का HJP यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस और हरियाणा जन चेतना पार्टी के गठबंधन की सरकार बन सकती है तो आप ITV लिखें और HJC लिखें और हमें SMS कर दें। आप किस नंबर पर SMS करेंगे यह हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमारा नंबर है 7666 440 यानी 7666440055। हमारे प्रदेश की सियासत का, हमारे प्रदेश के चुनाव का यह सबसे बड़ा सवाल है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, इंतजार करते हैं कि आपके SMS बड़ी से बड़ी तादाद में हमें मिले जिससे कि आपकी राय का सही अंदाजा हमें लग सके। बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। तो यह तो बात हुई सबसे बड़े सवाल की और अब बात हम करते हैं लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभाओं के हलकों के विश्लेषण की। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम 5 लोकसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं। वहां का सियासी मूड क्या है हमने ये अपने पैनल से समझने की कोशिश की है। आज हम अगली लोकसभा का जायजा लेंगे। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि इस बार किस पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में बनेगी। आज इंडिया न्यूज हरियाणा आपको बताएगा करनाल लोकसभा क्षेत्र की 9 सीटों पर कौन आगे है और कौन पीछे चल रहा है। आज जानेंगे किसे नीलोखेड़ी पर नाज होगा। हम यह भी बताएंगे कि इंद्री घरोड़ा और असंध में कौन जीतने की ताकत या क्षमता रखता है। आज के शो में करनाल, इसराना और समालखा में नतीजे आपके सामने होंगे। सबके अलावा पानीपत का गणित भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि कौन जीतेगा पानीपत सिटी और पानीपत ग्रामीण की जंग। लेकिन घूम फिरकर सवाल यही है कि जनादेश 2014 में, जी हां, जनादेश 2014 में इस बार किसकी होगी सरकार। बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसकी होगी सरकार। आज हम करनाल लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं। हम अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करें, एक एक हलके का हम जायजा लें, उस हलके में राजनीतिक उम्मीदवारों की तस्वीर किस तरह से सामने है यह आपको दिखाएं। इससे पहले हम एक जरूरी बात आपको जरूर बता दें कि जो भी राय हम आपके सामने रख रहे हैं उस राय का चैनल से कोई लेना देना नहीं है। यह हमारे विश्लेषकों की निजी राय है और आज की परिस्थिति में यह राय है। 15 तारीख को और 19 तारीख को स्थिति क्या होगी यह हम आने वाले दिन में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे करनाल हलके से। जरा देखिए करनाल विधानसभा क्षेत्र में स्थिति क्या है। नजर डालिए करनाल में उम्मीदवार किस तरह से सामने है। कांग्रेस पार्टी ने सुरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है करनाल में, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोहर लाल खट्टर चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोहर लाल खट्टर है, उधर इनेलो ने मनोज वधवा को मौका दिया है, जबकि हजका की टिकट पर तेजपाल गर्ग किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए जरा करनाल हलके में मुकाबला कैसा है। कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह
बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर, इनेलो से मनोज वधवा और हजका से तेजपाल गर्ग। जल्दी से अपने मेहमानों से हम आपका परिचय कराते हैं और उनकी राय लेते हैं कि क्या स्थिति दिखाई दे रही है करनाल में। और हम जल्दी से अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई वरिष्ठ सम्मानित तजुर्बेकार पत्रकार मौजूद हैं। बहुत ही सम्मानित, बहुत ही वरिष्ठ नरेश कौशल साहब हमारे साथ हैं। हमेशा की तरह नरेश कौशल साहब लगातार हमारे साथ रहे। हम 5 लोकसभा क्षेत्रों का जायजा कर चुके हैं, आज हम 6ठी लोकसभा क्षेत्र का जायजा करने के लिए बैठे हुए हैं। कौशल साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर जनादेश 2014 में। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार लेखक पवन बंसल साहब हमारे साथ हैं। बंसल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। शक्ति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज जनादेश 2014 में। और बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी, जो आज समाज अखबार के संपादक भी हैं, हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं करनाल पर और सबसे पहले हम शक्ति आपके पास आएंगे। करनाल में मुकाबला किस तरह का दिखाई दे रहा है? कांग्रेस पार्टी ने सुरेंद्र सिंह को उतारा है, बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर पर दांव लगाया है, हजका से तेजपाल गर्ग चुनाव मैदान में, जबकि इनेलो की टिकट पर मनोज वधवा किस्मत आजमा रहे हैं। राजीव जी, मैं आपको बता दूं, करनाल में इस बार बहुत ही रोचक है, बहुत ही कांटे का मुकाबला है। वैसे तो बहुकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस की सुमिता सिंह पहले विधायक थी, जो कि असंध चली गई हैं। सुरेंद्र सिंह नया प्रत्याशी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं और बीजेपी की तरफ से मनोहर लाल खट्टर, संगठन का लंबा तजुर्बा है, पहला चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत करीबी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम का। इसके अलावा इनेलो के मनोज वधवा हैं, वो पंजाबी हैं वो भी, लेकिन इसके अलावा हजका के भी व्यापार प्रकोष्ठ के तेजपाल गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर मुकाबला तो काफ़ी टफ है, लेकिन जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर का एक कद बना है और ये भी माना जा रहा है कि वो सीएम पद की दौड़ में है और लोकसभा चुनाव का जो तजुर्बा है उसके हिसाब से जिस तरह से देखा कि हमने शानदार जीत यहाँ से बीजेपी ने हासिल की है, ऐसे पूरे सिनेरियो से ऐसा लगता है कि मनोहर लाल खट्टर, हालांकि उनका थोड़ा बहुत विरोध शुरुआत में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनका जो चुनाव प्रचार है तेजी पकड़ा और अब इस वक्त ऐसे हालात हैं कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। और मनोहर लाल, ये इसलिए भी मुझे लग रहा है कि उनमें एक कॉन्फिडेंस आया है और वो करनाल से बाहर भी अब प्रचार कर रहे हैं। अगर करनाल में उनकी स्थिति कमजोर होती तो शायद वो करनाल से बाहर नहीं निकल पाते। और इसके अलावा तेजपाल गर्ग भी उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं और कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नए प्रत्याशी हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस बार कांग्रेस यहां से पिछड़ रही है। मुकाबला जो है सीधी लड़ाई बीजेपी में हजका और तीसरे नंबर पर इनेलो में लग रही है। यानी आपके मुताबिक यहां मनोहर लाल खट्टर, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है, उनका पलड़ा भारी लग रहा है, वो यहां विनिंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। बंसल साहब, कितना सहमत है आप शक्ति परमार की बात से, उनकी राय से? एक निर्दलीय उम्मीदवार पहले जाकर मंत्री रहे हैं, करनाल से जयप्रकाश गुप्ता मैदान में है और एक सुरेश गुप्ता कांग्रेस के बागी मैदान में है। लेकिन जैसे शक्ति जी ने कहा, शुरू में खट्टर साहब का थोड़ा बहुत विरोध हुआ था, लेकिन अब पार्टी ने उनको अपना स्टार प्रचारक बना के हेलीकॉप्टर भी दे दिया है। वो पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं पंजाबी समुदाय को पार्टी तरफ लाने के लिए। उससे एक विश्वास चला गया लोगों में, यार हमारा बंदा सीएम बन सकता है। और हरियाणा में जब ये बात चल जाए कि यहाँ में चौधर आ सकती है, राज आ सकता है, तो 8-10% तो वोट उनको वैसे मिल जाती है। लेकिन बंसल साहब, आपको नहीं लगता कि इस बार के चुनाव में ये बात कुछ ज्यादा ही चल रही है हमारे प्रदेश में? नहीं, वो ज्यादा इलाके में चौधर आ सकती है, ऐसा है तो बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है? अमित शाह ने अभिमन्यु का कह दिया, मोदी जी कह के रामविलास के हल्के में बड़े लोग आ रहे हैं सारा। वो क्या होता है, लोकल जो भी नेता जाता है लोकल उम्मीदवार के चुनाव प्रचार को पुश करने के लिए कह देता है। लेकिन खट्टर साहब का पुराना मोदी साहब से संपर्क है और पार्टी ने उनको, वो रोहतक के रहने वाले हैं, फिर भी उनको एक सीट से लड़ाया है, चुनाव लड़ाया है। इससे एक मैसेज आता है कि वो उम्मीदवार हैं, यानी काफी उनका प्रभाव रहेगा सरकार में। ठीक है, यानी आपकी राय भी यही है कि बीजेपी मनोहर लाल खट्टर साहब करनाल हल्के में विनिंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। हम अजय शुक्ला जी के पास जाएंगे कौशल साहब की टिप्पणी लेने से पहले करनाल हल्के पर। अजय शुक्ला जी, यहां मुकाबला किस तरह का दिख रहा है आपको? हमारे दो मेहमानों की राय के साथ जाना आप पसंद करेंगे या फिर कुछ नए तथ्य, कुछ नई राय सामने रखेंगे?
नहीं, देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि करनाल की सीट में अभी भी वहां पर जिस तरह से हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव हुआ है और बीजेपी को मोदी के नाम पर जो सफलता मिली है उसका कहीं ना कहीं असर है। ये अलग की बात है, शुरुआती दौर में एक नाराजगी थी लोगों को कुछ चीजों को कि इलाके का एमपी वक्त पे आया नहीं और उसने उस तरीके से कुछ नहीं किया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर का पलड़ा उस दिन से भारी होना शुरू हो गया जिस दिन नरेंद्र मोदी इस सीट पर आए थे और आकर के उन्होंने इस सीट के लिए प्रचार किया था। और जैसा कि बताया बंसल साहब ने और क्या कह रहे हैं आपने साथी, तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि जब ये बोला जाता है कि ये मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है तो कहीं ना कहीं एक वो पुश करने का जो एक तरीका है उसका एक फायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं मोदी के आने के बाद में मनोहर लाल खट्टर का पलड़ा भारी हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी ये कह देना कि पूरी तरीके से क्लीन स्वीप है, ये मुझे लगता है गलत होगा। लेकिन स्थितियां बहुत अच्छी हुई हैं, ये बात सच है। तो क्लीन स्वीप न भी सही अजय शुक्ला जी, फिर भी आज की तारीख में, आज की परिस्थिति में आप उन्हें विनिंग सिचुएशन में मानते हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से वो बहुत मजबूत नजर आते हैं आज की डेट में। और ऐसी स्थिति में क्योंकि लेकिन इस बार का चुनाव, एक चीज ये समझने की जरूरत है, इस बार का चुनाव दो पार्टियों के बीच में नहीं है, इस बार का चतुष्कोणीय चुनाव है और बड़े छोटे अंतर से तमाम सारी चीजें डिसाइड होने वाली हैं। तो जो वोट कटेगा और काटा जाएगा उसका कितना क्या होता है, असर होता है, इन सब चीज को भी देखना होगा ऐसी स्थिति में। लेकिन आज की डेट में वो स्ट्रांग नजर आते हैं। आज की डेट में मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में स्ट्रांग नजर आते हैं, विनिंग सिचुएशन में नजर आते हैं। हम कौशल जी के पास जाएंगे। कौशल जी, सहमत हैं सर हमारे तीनों पैनलिस्ट की राय से, या फिर कोई नया तथ्य, नए तर्क यहां इस सीट को लेकर? मैं कुछ थोड़े से तथ्य तर्क बताना चाहता हूं, अदरवाइज मैं इनके साथ ही जाऊंगा जी। यहाँ पे ये बात है मेन के ये ज्यादा पंजाबी सीट रही है। हालांकि यहाँ से रामलाल वधवा जीते हैं, स्थानीय निकाय मंत्री भी रहे हैं, और यहाँ से शशिपाल मेहता शायद 2 बार जीते हैं। और एक रोचक बात ये भी है, अच्छा जेपी गुप्ता जीते हैं कई बार और उन्होंने एक बार चौटाला को भी समर्थन दिया है, वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं इस बार। और दूसरी एक रोचक बात यह है कि एक बार जाट एक बार जीती है शांति, वो बंसीलाल के शासनकाल के दौरान वो जीती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर ये सीट जो है ये पंजाबियों की सीट रही है। दूसरे जो खट्टर जी के बारे में मैं बहुत एक रोचक तथ्य और बताना चाहता हूं। देखिए जैसा कि बताया गया है कि उनका विरोध हुआ, खट्टर जी ना केवल करनाल में नगर निगम के चुनाव में पर्यवेक्षक बन के आए भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि इसके साथ साथ वो पिछली बार जो अभी बनारस से चुनाव लड़ा मोदी जी ने, वहां भी वो उनका चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे और 1-2 कार्यालयों का उन्होंने कार्यभार संभाल रखा था वहां पे बनारस। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि बताया जाता है, आप यहां कहा भी गया कि मोदी जी के नजदीक हैं, वो क्यों नजदीक हैं। और इसके साथ ही एक वो गुजरात में भी 2 बार जा चुके चुनाव में, और वहां पे अमरेली एक क्षेत्र है, अमरेली क्षेत्र का कार्यभार जो है वहां पे उन्होंने संभालते रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के अच्छा अब क्या है कि खट्टर जी का पहले विरोध तो हुआ जरूर, लेकिन उनका जो चुनाव प्रचार है वो 5 स्टार चुनाव प्रचार चल रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके अंदर स्क्रीन लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, और बहुत से होटल बुक हुए हैं करनाल के अंदर। ठीक है, आपने बताया उनको हेलीकॉप्टर दे रखा है, वो दूसरी जगह भी जा रहे हैं, वो भी 5 स्टार वाली बात है। लेकिन उनका चुनाव जो संभाल रहे हैं, गुजरात से लोग आए हुए हैं बड़ी भारी संख्या में, और बहुत ही एग्रेसिव प्रचार जो है खट्टर जी के पक्ष में चल रहा है। दूसरा नरवाल है, नरवाल एक व्यापारी हैं, वहां का लिबर्टी का जो है बिजनेस, वो साउथ इंडिया का वो बिजनेस संभालते हैं लिबर्टी वालों का। तो और जो दूसरे मनोज हैं, मनोज भी वहां पे नगर निगम के वो रह चुके, इस वक्त भी शायद नगर निगम के डिप्टी मेयर है शायद। तो इस तरह से मुकाबला तो काफी रोचक हुआ, और लग ये रहा था पहले कि खट्टर बिल्कुल हार जाएंगे, उनका पार्टी में ही विरोध था क्योंकि वो बाहर से आए थे, करनाल में पर्यवेक्षक बनकर आए थे,
और आकर करनाल को दिल दे बैठे, हम ये कह सकते हैं अगर रोचक शब्दों में कहा जाए तो। इस तरह से आज अब कुल मिलाकर जैसे मैंने शुरू में कहा है, मुकाबला यहाँ इनेलो का बताया गया, मेरे हिसाब से नरवाल के साथ मुकाबला भी हो सकता है इनका सीधा, लेकिन अल्टीमेटली अब जो पहले विरोध था पार्टी के अंदर भाजपा में, वो थम चुका है। और ये सीट जो है खट्टर जी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की दावेदारी की बात हो ही चुकी है, वो भी निकाल सकते हैं खट्टर साहब ये सीट। यानी कौशल साहब के मुताबिक भी बीजेपी मनोहर लाल खट्टर साहब यहां विनिंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। हम इंद्री की तस्वीर आपको दिखाएं, उस पर हम चर्चा करें। इससे पहले करनाल हलके में हमारे पैनल की राय किस तरह से सामने आई है ये हम आपको बता दें। तर्क थोड़े से अलग अलग हैं, तथ्य थोड़े से अलग अलग हैं, लेकिन इस सब के बावजूद पूरा पैनल इस बात को लेकर सहमत है कि शुरुआत में मनोहर लाल खट्टर साहब की पोजीशन थोड़ी कमजोर दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और खासतौर से नरेंद्र मोदी की रैली के बाद अब वो मुकाबले में सबसे आगे चल रहे हैं और विनिंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। इस बात पर पूरा पैनल एक मत है, एक राय है। अब हम आपको दिखाते हैं इंद्री की तस्वीर क्या बन रही है। जरा देखिए इंद्री में किस तरह से उम्मीदवार मैदान में हैं। इंद्री में कांग्रेस पार्टी ने भीमसेन मेहता पर दांव लगाया है, बीजेपी ने कर्णदेव को मौका दिया है। इनेलो की टिकट पर उषा रानी चुनाव मैदान में है, जबकि हज का एचजेपी उम्मीदवार राकेश कंबोज जो हज का की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस से भीमसेन मेहता, बीजेपी से कर्णदेव, इनेलो से उषा रानी और हजका से राकेश कंबोज यहां मुकाबले में उतरे हुए हैं। किसका पलड़ा भारी है जरा समझने की कोशिश करते हैं। शक्ति, इंद्री में सिचुएशन क्या? इंद्री में भी इस बार बहुत टफ फाइट लग रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के भीमसेन मेहता वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं इस इलाके में। बीजेपी से कर्णदेव हैं, इनेलो से उषा रानी और हज का एचजेपी राकेश कंबोज पूर्व विधायक हैं और बहुत ही करीबी रहे हैं भजनलाल परिवार के। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि राकेश कंबोज और भीमसेन मेहता में यहाँ पर कांटे का मुकाबला है और दोनों में से कोई भी सीट निकाल सकता है। राकेश कंबोज भी इस बार विनिंग सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। राकेश कंबोज के साथ आप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहां हज का विनिंग सिचुएशन में नजर आ रही भी है राजीव जी, क्योंकि कांग्रेस से टक्कर है और कांग्रेस के खिलाफ इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी है, बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी है प्रदेश में। कांग्रेस के खिलाफ वहां पर माहौल बना हुआ है, उसका फायदा इस बार, क्योंकि नजदीकी फाइट होती रही है कांग्रेस और यहां पर हजका के बीच में। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल है सरकार के विरोध का, उसका फायदा राकेश कंबोज को उसका एज मिल सकता है। और एक गठबंधन भी है एचजेपी से ब्राह्मण वोट भी राकेश कंबोज की तरफ थोड़े से जा सकते हैं। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि राकेश कंबोज इस बार निकाल सकते हैं। यानी आज की तारीख में, आज की सिचुएशन में जहां तक इंद्री हलके का सवाल है, वहां राकेश कंबोज जो हज का एचजेपी गठबंधन की टिकट पर है, हज का पार्टी से चुनाव मैदान में है, वो विनिंग सिचुएशन में है शक्ति परिवार के मुताबिक। बंसल साहब सहमत हैं आप इस बात से? मेरा मानना है, मैं इस बात से राकेश कंबोज यहाँ से विनिंग पोजीशन में है और उनका मुकाबला मेरे हिसाब से कांग्रेस के बजाय इनेलो की उषा कश्यप से रहेगा। उषा इनेलो से मुकाबला है, लेकिन विनिंग सिचुएशन में राकेश कंबोज ही है। आप भी ये बात मान रहे हैं? ठीक है। कौशल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इंद्री की सीट को? क्या यहां राकेश कंबोज विनिंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं? मैं अपने सहयोगियों की बात सुन के थोड़ा दुविधा में पड़ गया। हालांकि मेरे हिसाब से उषा कश्यप को मैं पलड़ा भारी मान रहा हूं। उसका कारण है, उसके पीछे तर्क हैं जी कि यहां से 4 कंबोज हैं और मेरा ख्याल 20,000 के संख्या कंबोज की है और कंबोज जीतते रहे हैं। यहां से राकेश भी जीते, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब भजनलाल जी और कुलदीप अलग हो गए थे कांग्रेस से। 2008 में फिर लड़े थे, फिर हार गए थे, फिर दोबारा फिर भी लड़े। लोग कहने का मतलब यहाँ पे देखिए स्थिति क्या है कि कांग्रेस के तो भीमसेन मेहता है और बीजेपी के कर्णदेव कंबोज हैं, फिर दूसरे राकेश कंबोज तो हैं ही, निर्दलीय भी अमीचंद कंबोज भी हैं एक। तो लेकिन ये चारों जो कंबोज एक और है, इनके मुकाबले में जो उषा है वो कश्यप है। तो मेरा मानना कुछ ऐसा मुझे लेकिन ये अब सुनने के बाद मैं भी ये सोचता हूं कि
क्योंकि कुछ सिंपथी वेव भी हो सकती है उसके साथ, राकेश कंबोज के साथ मारपीट भी हुई उनके साथ, काफी कुछ वो बातें चलती रही हैं। और हाँ, और इनके पिता भी जो हैं वो भी है देशराज कंबोज ने, वो भी यहाँ पे भजनलाल जी के साथ रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। तो अब अगर तो कंबोज का वोट जैसे मैं कह रहा हूं कि बढ़ जाता है तो उषा कश्यप ये सीट निकाल सकती हैं। उषा कश्यप मुकाबले में दोनों का कट्टर कांटे का मुकाबला है जी। मजबूरी में बताना हो तो मैं उषा कश्यप को विजयी मान सकता हूं अभी भी। यानी कौशल साहब, आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि ये सीट जो है वो आईएनएलडी के पास जा रही है, जो सिचुएशन है, जो विनिंग सिचुएशन है वो आईएनएलडी की है। कौशल सर जी 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 जी। अजय सर, सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करता हूं। मेरा यह मानना है, मैं शक्ति जी की इस बात से सहमत हूं कि कंबोज साहब जो है वो जीतने की स्थिति में आज की डेट में नजर आते हैं। राकेश कंबोज की स्थिति ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कांग्रेस को मैं इस लड़ाई से बिल्कुल बाहर मानता हूं। मेरा मानना है कि इस बार लड़ाई जो है, जैसा कि बंसल साहब ने कहा, उषा रानी और कंबोज साहब में ही नजर आती है, और उसमें कंबोज की स्थिति ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। मेरे को ये आज समझ में आता है, जो वहां की स्थिति है, जो गणित है, उसको देखते हुए। यानी अजय शुक्ला जी के मुताबिक भी ये जो सीट है, इंद्री जो हल्का है, वो इस वक्त आज की सिचुएशन में हजका के पास जाता दिखाई दे रहा है। इस सीट पर जो विनिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है वो राकेश कंबोज की दिखाई दे रही है। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक पर जाने के बाद जब लौटेंगे तब हम पानीपत ग्रामीण पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम अभी का फैसला बता दें, हम इंद्री हल्के पर चर्चा कर रहे थे और जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, जो राय निकलकर सामने आई है, वो कुछ इस तरह से है कि हमारे जो 3 पैनलिस्ट हैं वो यहां राकेश कंबोज हरियाणा जनहित कांग्रेस को मजबूत मान रहे हैं, विनिंग पोजीशन में मान रहे हैं, जबकि जो एक राय है कौशल साहब की वो आईएनएलडी के पक्ष में जा रही है। 3-1 का रेशियो हमारे पैनल के मुताबिक इंद्री की सीट पर निकलकर सामने आ रहा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यहां जनादेश 2014 में हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे पानीपत ग्रामीण सीट की। बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं।